दिलों की धड़कन, रंगों रानाइयों से भरपूर। ये है हमारी अपनी हसीन और दिलकश कुर्राए अर्ज। अपने सरों पे जंगी जुनून सवार किए, जमीन और अहले जमीन को तबाह करने, दूसरों के रकबों और वसाइल पर जबरदस्ती कब्जा करने की हिर्सो तमा में मुब्तला इंसान क्या वाकई इस धरती माँ के हकीकी वारिस हैं, या फिर इसके सीने पर खून के धब्बे छोड़ने वाले अजनबी? तबाही के जो हथियार बना लिए गए हैं, एटम बम बना लिया गया है, उससे भी जदीद बना लिए गए हैं, फ्यूजन बम बना लिया गया है जो कि एटम बम से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा तबाही करता है, जो तो अभी तक जिसका जिक्र लोग करते भी नहीं है। आदमी की जो ख्वाहिश होती है कि मैं फातेह बनूँ, मैं लोगों पे हुक्मरानी बनूँ, ये भी एक ख्वाहिश होती है। आदमी के अंदर जो अल्लाह ताला ने बहुत सी सिफ़ात रखी हैं, उन सिफ़ात में जहाँ रहमी है वहाँ पर जुल्म भी है, वहाँ पर वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी है, एक के ऊपर अपने दूसरे पर सबको ले जाने की कोशिश भी है, अपने आप को महफूज करने की ख्वाहिश भी है। कुछ सामने दोनों रास्ते दे दिए गए हैं कि एक रास्ता जो है रहमान ने अपना दिया है कि इस रास्ते पे चलोगे तो अमन होगा, इस रास्ते पे चलोगे तो शैतानियत होगी। तो ये कशमकश चल रही है। उस कशमकश के नतीजे के अंदर ये आपको जंगें देखने को मिलती है। दूसरी जंग शुरू जर्मनी ने कहा कि साहब हम सुपीरियर कौम हैं, हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने आइंस्टाइन पैदा किया, उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पैदा की, उन्होंने कहा कि साहब हम बड़े साइंसदान हैं, हम अपने। अब यही जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के साथ में है, वो हिंदुत्व का फलसफा लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। यही प्रॉब्लम अमेरिका का है कि साहब वो चाहते हैं कि हम दुनिया की ताकत बने। ये ताकत का जो नशा होता है कि साहब हम बड़े ताकतवर हैं, या हम बड़े, अब इंडिया को भी जुनून सवार हो गया कि हम सुपीरियर नेशन है। जैसे पाकिस्तान की और इंडिया की मिसाल अब ले लीजिए कि पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया के साथ में अमन के साथ रहे, लेकिन वो हम पर पहले हमारे पर 71 की जंग की, हमारे पहले 65 की वार की हमारे खिलाफ। तो अब सूरत हाल ये है कि अब रूसियों का ताल्लुक ये है कि भाई अपने दिफा के लिए कोई बंदोबस्त करें। चाइना का अपना ये है कि भाई तजारत के जरिए से हमें आपको ताकत बने। तो दुनिया के अंदर जो ये ताकत के जो महवर हैं ये अज़ल से चले आ रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी रियासतों में पहले जंग होती थी, अब बड़े बड़े मुल्कों में जंग होती है। ये कहना कि अगर बहुत हथियारों का ज़ख़ीरा होगा तो जंग नहीं होगी, हथियारों के ज़ख़ीरे से कमज़ोर मुल्कों को दबाया जाता है। कभी इराक़ पे बिला जवाब हमला हो जाता है, कभी लीबिया पे हो जाता है, कभी कहीं और हो जाता है, कभी अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। ये जो बेसिक जंगें आजकल होती हैं वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से होती हैं कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए, ट्रेड बढ़ाई जाए, और जो आपने कहा कि जो मिनरल्स हैं और रेयर मेटल्स हैं, पेट्रोल है। इराक़ की जो जंग थी, लीबिया की जो जंग थी, वो तेल के लिए थी, और मकसद यही था कि निस्बतन अमेरिका के निस्बत कमज़ोर मुल्क पर हमला करके, जहाँ ठीक ठाक हुकूमतें चल रही थी, बाय एंड लार्ज उनको बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही थी, तो उसको ख़त्म करके तेल के ज़खायर पर कब्जा करने के लिए ये काम हुआ, और उसको नाम दिया गया कि फलां हम कर रहे हैं जी। तो मोस्टली रीजंस आर इकोनॉमिक। जितनी भी जंगें हुई हैं, जहाँ जहाँ जंगें हुई हैं, आप पिछले 10, 15, 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें कि अगर आज टेम्परेरी जंग बंदी हो गई है तो कल फिर खड़ी हो जाएगी, परसों फिर खड़ी हो जाएगी। हमने ये सोचा था कि शायद शाम ठीक हो जाएगा, इराक़ ठीक हो जाएगा, बाकी ममालिक जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, और वक्ती तौर पे शायद आप ये फील करते हो कि अब ठीक हो गए मामलात, लेकिन वो आग जो है वो भड़कती रहती है किसी न किसी सूरत में, और किसी न किसी सूरत में जो है वो ये झगड़े जो है वो चलते रहते हैं, और इसका कोई इंजाम नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा नुकसान जंगों से होता है, चाहे वो 10-10 जंग हो, चाहे वो एरियल वॉर्स हों, चाहे वो समुद्री सतह पे काम हो रहा हो, ये सारी जंगें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की मिसालें हैं। कभी भी जंग से दुनिया आबाद नहीं होती, बर्बाद होती है। अगर आप जंग में आप खामोश रहेंगे तो अल्लाह के गुनहगार भी होंगे। आप जंग बंद करवाने में एफर्ट करोगे तो आपको उसका अजर भी मिलेगा, और इनोसेंट लोग मरेंगे भी नहीं। बाकी जो बड़े बड़े सुपर पावर हैं उनको अपने असलाह की नुमाइश बंद करनी चाहिए। जिस तरीके से ये जो हर किस्म की टेक्नोलॉजी एडवांस बना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आप बिलो पॉवर्टी मुल्कों के लिए यूज़ करो ना, पैसा हो। ये जो बड़े मुल्क हैं ये अपने मसाइल को हल करने के लिए या प्रॉक्सी तरीके से या डायरेक्ट तरीके से जंग से मामला हल करते हैं। अब दुनिया में पेशेंस का लेवल कम हो गया, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इंसान को इंसान समझें। जितने आप अहम हैं उतने दूसरे मुल्क भी अहम हैं, चाहे को भी। वैसे तो आईआर में ये कॉन्सेप्ट है कि सारी दुनिया में वो बराबर हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है। तो बड़े मुल्कों को ये चाहिए कि वो दुनिया के ख्याल करते हुए छोटे मुल्कों को सपोर्ट करें। तो हमें लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि वॉर किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो अंडर डेवलप्ड नोज पे उनको सपोर्ट करें,
ताकि माइग्रेशन कम हो, लोग अपने मुल्क में रह के काम करें, गुर्बत के ख़िलाफ़ काम करें, एजुकेशन प्रमोट करें, टूरिज़्म को प्रमोट करें, ताकि लोग एक दूसरे के पास जाएं, कल्चर देखें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करवा सीखें। इस्लाह की दौड़ जो है वो इस वक्त दुनिया को तबाही के दाने पर पहुंचा चुकी है। इंसानी जाने और उनके आने वाली नस्लें, ये तबाही बर्बादी अपने हाथों इंसान अपनी कर रहा है और उसने तबाही का जो अपना सिलसिला शुरू किया हुआ है ये सदियों से जारी है। हम अमन और अमल की मुश्तरक सतह पैदा करके तमाम इंसानों को एक मकाम अमन पर खड़ा कर सकते हैं। हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3,500 खतूत उस वक्त के साइंसदानों को लिखे और ये कहा कि एटम बम पर तक आप रिसर्च कर रहे हैं और इंसान की तबाही के रास्ते बना रहे हैं। अगर इसी सरमाया को, इसी पैसे को, इसी रिसर्च को इंसान की बका के लिए इस्तेमाल किया जाए और तस्खीर कायनात की तरफ हम जो अल्लाह ने जिसका तुम्हें दावत दी है कि आओ इंसान की सेहत, बका, सलामती की जमानत बनो, आओ तस्खीर कायनात करो और मेरे रमूज जो हैं छुपे हुए रमूज उन्हें तलाश करो, उस पर उन साइंसदानों का रद्द अमल ये था कि उन्होंने जो खतूत के जवाब दिए बड़े हौसला कुन थे और उस वक्त के साइंसदानों की तहकीकात के रास्ते उन्होंने तब्दील कर दिए और वो खलाई दौर में इंसान दाखिल हो गया और चांद तक वो पहुंच गया और खलाई तहकीकात की तरफ वो उसने रुख किया। आज हम समझते हैं कि अगर इस पर दोबारा से अमल दरामद शुरू हो जाए तो हम अपने इस जमीन पर वो तमाम चीजें पैदा कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। दुनिया में इस वक्त जितनी हम 100 साल ले लें पीछे चले जाएं, वहां से अब तक जितनी जंगें हुई हैं उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। सिवाय तबाहकारियों के उसने कुछ भी मुआशरे को नहीं दिया। हमारे पास मिसाल आती है हिरोशिमा की कि वहां पर आज तक जिंदगी पनप नहीं पाई। आज तक जहां पर आपका एक बॉम्ब गिरता है वो जमीन बंजर हो जाती है, तबाह और बर्बाद हो जाती है। उसके पूरे साइड इफेक्ट जो हैं वो इंसानियत के ऊपर आते हैं। आलमी सतह पर हम सबका इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मसाइल को समझें और तमाम मामलात बैठ के बातचीत से हल किए जा सकते हैं। जंग इसका हल नहीं है क्योंकि जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इन जंगों के सूरत में वो बहुत खतरनाक है। नफरतों को आप शदीद तरीन करते चले जा रहे हैं और यहाँ पे इंसानियत को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट ये निकलेगा कि इंसान आज तक अगर हम बहुत गौर करें तो इंसान के हाथों इंसान ने हलाकत की है। आग तो जलाती है, आग तो कभी किसी का लिहाज नहीं करती, आग लगाने वाले को भी नहीं छोड़ती। तो अमनीशन और जंग का मतलब आग है, नेचर अमन का ही पैगाम देती है। अमन का पैगाम इस्लाम का पैगाम है। जो लोग जंग में इन्वॉल्व हुए तबाह हुए। जमीन पर मौजूद ये वही तो नफ्स के कैदी हैं जो पुरअमन अक़वाम पर जंगी मुसल्लत रखने और उनके दरमियान जंगी तनाज़ात जिंदा रखकर उन्हें कसीर अफवाज रखने और तबाह कुन असलहे के बड़े बड़े ज़खायर जमा करने पर मजबूर करते हैं। नतीजतन आज दुनिया के मुमालिक मोहलिक तरीन जंगी हथियार बनाने, बेचने और खरीदने और अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ाने के साथ साथ बड़े बड़े असलहे के ज़खायर जमा करने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। दुनिया में जो असलह साजी की सनत है इसमें बहुत रिसर्च और बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया है और ये बात मशहूर है। अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी है कि हर वक्त कोई ना कोई जंग कहीं जारी रहे जिसमें अमेरिका मुलव्वस हो और उसके हथियार बिके और उसकी इंडस्ट्री चले। अभी भी यूक्रेन में हम कहते हैं कि भाई कभी 50 बिलियन डॉलर, कभी 60 बिलियन डॉलर, कभी 70 बिलियन डॉलर, आई थिंक 300 कुछ बिलियन डॉलर वो दे चुके हैं, विच इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट तो दिए उन्होंने यूक्रेन को। लेकिन लोग कहते हैं ये परेशान ना हो, ये अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा तो है लेकिन ज्यादातर ये वापस आ जाएगा क्योंकि ये हथियार खरीदेंगे इससे और वही हथियार अमेरिका बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेड है और इसके अंदर बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट हुई है। ये जो जालिमाना निज़ाम है और ये जो इस तरह वेपन बिल्डर्स जो काम
काम कर रहे हैं डेवलपिंग का, ये तो दुनिया को कभी भी पीसफुल नहीं होने देगा। छोटे मुल्क अपने दिफा के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, जो बड़े मुल्क हैं अब उनके पास इतना हथियार है और आप जो भी बना लेंगे वो उसको ओवरराइड कर देंगे। असलहा जो है ये अमन का ज़ामिन नहीं है, इसलिए कि जब असलहा होता है तो आदमी उसको इस्तेमाल करता है। और आप देखिए जितनी भी रिसर्च दुनिया में हो रही है उसमें असलहे को बहुत इंपॉर्टेंट दी जा रही है। AI जितनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है असलहे में, जिस तरह से हम कहते हैं लीथैलिटी बढ़ गई है। पहले अगर हथियार जो था उससे 50-50 चांस था मरने का, तब 99% हो गया। जो एक्यूरेसी हथियारों में आ रही, हथियार बेहतर से बेहतर बन रहा है, हर जगह हथियार का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मुल्क अब बजाय सियासत और सॉफ्ट पावर या डिप्लोमेसी यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार यूज करते हैं। बुनियादी तौर पे हथियार सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, तो दुनिया में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो वेपनाइज करते रहेंगे सिस्टम को और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाते रहेंगे। अमेरिका और रूस दो सुपर पावर जिस वक्त थे, सोवियत यूनियन कहना चाहिए, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई हम बेइंतहा वसाइल मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्च कर रहे हैं, स्पेस में मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हैं, ये इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम तखफीफ असलाह पे बात करते हैं। तो आर्म्स रिडक्शन के ऊपर काफ़ी मुज़ाकरात हुए और काफ़ी जो है उन्होंने अपने जो ज़खायर थे मिसाइल विज़ाइल के वो कम किए और अंदर तय पाया कि और इसकी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान को ऑफर किया कि आइए मेज पे बैठे और असला की तखफीफ के सिलसिले में बामानी मकसद मुज़ाकरात करें। आप भी अपनी फोर्सेस को कम करें, असला को कम करें, हम भी कम करते हैं प्रोपोर्शनेटली। अगर हम 1/3 हैं इस वक्त उनके, तो हम 1/3 ही रहेंगे, लेकिन ओवरऑल बजट कम हो जाएगा। लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। तो इसमें यूनाइटेड नेशन तो कोई खास नहीं अपना रोल अदा कर सका, लेकिन बायलैटरली हुकूमतें रूस और सोवियत यूनियन आपस में रहे हैं और कुछ मुल्कों ने इस किस्म के आपस में बातचीत करके मुज़ाकरात करके कुछ इसकी तरफ पेशरफ्त की है। असले के ऊपर आप कंट्रोल करेंगे ताकि वो सारे बेशुमार मसले हल हो जाते हैं। मैंने सिर्फ 25% बोला है, 2-4 साल में या 10 साल में ख़त्म कर दो असला दुनिया से, उससे आपकी पूरी दुनिया आबाद हो जाएगी और सब दुनिया के मुल्कों में प्यार मोहब्बतें बढ़ जाएंगी और लोगों में एक दूसरे से प्यार मोहब्बतें बढ़ेंगी तो गुर्बत भी कम होगी। लोगों जो बिलो पॉवर्टी रहने वो अपग्रेड हो जाएंगे। सबसे पहले तो कि 74 से स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक चल रही है, उस एग्रीमेंट भी हुआ और अमेरिका खुद उससे वॉकआउट किया। 2 अमेरिका की हरकतें ऐसी हैं जिनसे वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। एक नेटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड और दूसरा जब अमेरिका खुद लिमिटेशन टॉक से निकला है। सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर तो अमेरिका है न्यूक्लियर। और एक बड़ी ख़राब एग्जाम्पल पैदा हुई है रिसेंटली। यूक्रेन वो वाहिद मुल्क था जिसने अपने सारे जौहरी हथियार सरेंडर कर दिए थे कि उनके साथ क्या होगा। अब ये एग्जाम्पल देखने के बाद कोई भी छोटा मुल्क, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा हमें जब हम देखेंगे छोटी रियासतें उनकी हिफाजत कौन करेगा जिनके न्यूक्लियर नहीं। जैसे हम इंडिया के न्यूक्लियर नहीं, पर 74 में इंडिया ने धमाका किया पोखरान में और मज़का खेद नाम दिया उसको स्माइलिंग होता। दुनिया ने नोटिस ही नहीं की। जब हम अमेरिका को पा दिया तो इंडिया ने वो कर दिया, तो अब हमें गारंटी दी सिक्योरिटी की नहीं दी। तो जो छोटी रियासतें हैं जिनके न्यूक्लियर नेबर हैं, अगर दुनिया उनकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देगी तो फिर वो खुद कुछ बनाएंगे। अच्छा आप बनाएंगे भी तो आप अपने सारे रिसोर्सेज डाल देंगे, फिर आपका हेल्थ सेक्टर पीछे रह जाएगा, एजुकेशन पीछे रह जाएगा, सर्विस सेक्टर पीछे रह जाएगा।
एक तो यूक्रेन का तनाज़ा बहुत ख़तरनाक है, गज़ा का मामला बहुत ख़तरनाक है, कश्मीर का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तिब्बत का जो मामला है जो अमेरिका का इनके दरमियान में वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जो चीनियों का जो है उसके साथ में ताइवान के साथ में वो मामला बहुत ख़तरनाक है। तो और इसके अलावा अब जो चिली का मामला ख़त्म शुरू हो गया है, ये भी ख़तरनाक मामला हो गया है क्योंकि वो चीन को महदूद करना चाहता है। वो अभी अब चीन के साथ वो तजारती जंग भी लड़ रहा है, टेक्निकल वार भी जंग लड़ रहा है, इंफॉर्मेशन वार भी लड़ रहा है और चीन को तनाव करना चाहता है। मशरिक़ वस्ता की हम बात कर लें, हम एशिया की बात कर लें, हम यूरोप की बात कर लें कि जो ख़ुद भी यूक्रेन की जंग में जो है वो इन्वॉल्व है और उसके साथ फिर रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है और जब रशिया का इन्वॉल्वमेंट है तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आ गया। 3-4 बड़ी ताकतें, 5 बड़ी ताकतें अगर इस जंग के अंदर एक तरफ या दूसरी तरफ हों तो कहीं ना कहीं फिर ये चिंगारी जो है वो दुनिया की अजीम जंग में तब्दील हो जाती है, जहाँ गज़ा और फ़लस्तीन भी आ जाते हैं, जहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी आ जाते हैं, कश्मीर का मामला भी आ जाता है, चाइना का अपना मामला तुर्बत वगैरह के साथ ऑन एंड ऑफ चल रहा है। सरहदी तनाज़ात तो अब ना होने के बराबर। मेरे ख्याल में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थे वो धीरे धीरे लड़ भिड़ के लोगों ने अपने मसले बात करके लड़के तो ख़त्म कर लिए। सरहदी तनाज़ात से ज़्यादा अब जंगें जो होनी है वो वसाइल पे होनी, ट्रेड रूट्स पे होनी है और आइडियोलॉजी भी तकरीबन ख़त्म है। अमेरिका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे था, कमोबे चीन को भी आप कैपिटलिस्ट कह सकते हैं, रशिया भी अब उतना कम। अगर जंग होनी है तो वो मेरे ख्याल में इसी तरह हुई अब ट्रम्प साहब कोई टैरिफ पे किसी उस पे या साउथ चाइना सी में या ताइवान के में किसी तरह चीन को घसीट के जन्म में, लेकिन अब उसमें अमेरिका में क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि वो कोई जंग सस्टेन कर सके? मुझे तो नहीं। अमेरिका के जो माली हालात हैं वो इतने ख़राब कि वो अब किसी जंग का होता नहीं। जो लंबी जंग हो सकती है मिडल ईस्ट, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं। अगर दोबारा यही कॉन्फ्लिक्ट इसराइल वाला होता है और मुसलमान जो पब्लिक है वो अपने रहनुमाओं को फोर्स करे कि वो फ़लस्तीनियों की साइड से लड़े, तब ये मुमकिन है कि वो तनाज़ा बड़ा हो सकता है। सीरिया है, इराक़ है, ईरान है, लेबनान है, ये बड़े मुल्क हैं, इजिप्ट है, ये बड़े मुल्क हैं जिन पे ये ऑफ है कि अगर ये कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें ये टर्की है, ये अगर ड्रैगन हो जाते हैं तो हो सकता है, या अगर वो चीन को किसी तरह अमेरिका साउथ चाइना सी के तनाज़े में कहीं बंद करे, इसको एरिया को एक्सेस चीन की बंद करे और वो फिर मजबूर हो जाए, मलाका बंद हो जाए, चाइना मजबूर हो जाए, जंग हो सकती है और वो बड़ी जंग हो। जो हम समझते हैं कि जो तनाज़ा जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा सकते हैं। यूक्रेन के अंदर जो है ये बात कहने शुरू हो गए लोग कि यूरोप जो है वो थ्रेटेंड है रूस की एग्रेशन से। यूक्रेन के थ्रू रूस जो है वो एडवांस कर सकता है तो यूरोप, और अगर वो यूरोप में आएगा तो अमेरिका ज़ाहिर है जंग में कूद पड़ेगा और भी बहुत से ममालिक कूद पड़ेंगे जो उनके साथ है, तो वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है इस बात के ऊपर। बाकी रहा है एक बहुत मसला जिसके अंदर ये आजकल है, तो फ़लस्तीन के मसले पर कोई आर्मी जंग की तरफ हम नहीं जा सकते। एक गरीब मुल्क है जिस पर लगातार बमबारी होकर उनको तहस नहस किया जा रहा है, और जो उनके नेबर्स हैं और जो अरब्स हैं जिनका पहले फ़र्ज बनता है कि बचाएं इनको इस डिस्ट्रक्शन से, वो डिवाइडेड है आपस में, उनकी तरफ से कोई मजबूत रिस्पांस नहीं आया। तो जब कोई मजबूत रिस्पांस आएगा तो उससे फिर झगड़ा आगे बढ़ सकता है, वहाँ वो आ नहीं रहा। यूक्रेन कैरी द जर्म्ड, वो कैरी कर रहा था कि उसकी वजह से चूंकि यूरोप थ्रेटन हो रहा है तो वो मसला एस्केलेट कर सकता है। जो भी असूल मुतय्यन किए थे तकसीम के, वो ये था कि भाई जो इलाके जो रियासतें 562 रियासतें थीं, वो रियासतें
अगर चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाएं। तो हैदराबाद दक्खन ने ऐलान कर दिया पाकिस्तान में, ज़बरदस्ती इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया। यही बात लागू आती थी, ये जवाब ये दिया कि निज़ाम जो दक्खन हैदराबाद है उसकी जो है वो मुसलमान ज़रूर है, लेकिन उसकी आबादी जो है, उसकी जो अक्सरियत है वो हिंदुओं की है। तो ये बात लागू आती थी कश्मीर में भी। तो कश्मीर का जो बादशाह था वो हिंदू था, डोगरा था, और मुसलमान आबादी 90% जो मुसलमान आबादी थी। तो हमने यही कहा कि भाई वो कश्मीर हमारे साथ शामिल होना चाहिए। तो उस पर फिर नहीं माना और नेहरू साहब ने इस पर अमल कर दिया, जिस पर कश्मीर का मसला भी चल रहा। तो अब ये जंग तो अब मजबूरी ये हो गई है कि अब उसमें कई और मसाइल भी हैं। जहाँ वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वहाँ ये भी बात है कि हमारी शहरा गए पानी वहाँ से आता है। अब जाहिर है कि हमें पानी नहीं मिलेगा, इंडस रिवर में पानी नहीं आएगा, तो फिर हमें जंग तो करनी पड़ेगी। भाई मरता क्या ना करता कि मिलता जो है, फिर आपको जंग करनी पड़ेगी। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है, एक असूल तय पाया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो पाकिस्तान में होंगे, जिसकी वजह से क्लियर कट था कि कश्मीर मुतसिल भी है और ये पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने नेहरू के साथ मिलकर थ्रू लॉर्ड माउंटबेटन ने थ्रू रेडक्लिफ अवार्ड जो हुआ था बाउंड्री कमीशन का, उसके थ्रू गुरदासपुर तहसील इस तरह उनको दे दी, जिससे इंडिया को कश्मीर का ज़मीनी रास्ता मिल गया, अदरवाइज वो उनको ना मिलता। तो ये कहते हैं कि जब ये ताकतें जो कॉलोनाइज की हुई थी और जिन मुल्कों को इन्होंने बहुत लूटा 150-200 साल तक कॉलोनाइज करके, जब गए तो ऐसे तनाज़े जानबूझ के पैदा करके गए हैं कि ये मुल्क कभी इनमें पीस ना आए, ये आपस में जंगे करते रहें, जिसके अंदर फिर उनका अपना आ जाए इंटरफेरेंस और वो अपने हथियार बेचें या अपना कोई आगे सियासत चलाए। तो ये जितने मुल्कों में आप देखेंगे रहे तो वहाँ कोई ना कोई झगड़े इस तरह के छोड़ कर आते हैं। तो हम फिर मजबूर होते हैं कि भाई कश्मीर को हम छोड़ भी नहीं सकते, तो उसकी वजह से जंगे भी होते हैं, फिर हथियार भी खरीदने पड़ते हैं। तो ये तनाज़े बाद दफ़ा पैदा किए जाते हैं। ये बड़ा हसास मामला है और पाकिस्तान में जो कश्मीरी थे उन्होंने अपनी पूरी जद्दोजहद जारी रखी। थोड़ा सा मुझे भी नज़र आता है कि जद्दोजहद जो है वो थोड़ी सी कमी की तरफ चली गई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने उसको अपना सूबा डिक्लेयर कर दिया है और आज़ाद जम्मू और कश्मीर हमारी जगह पर मकबूजा कश्मीर जो है वो उन्होंने अपने एक सूबे में के साथ जम कर लिया है और उस पर वो कोई बातचीत करना नहीं चाहते। मैं ये समझता हूँ कि कहीं भी बातचीत रुकनी नहीं चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए, चीज़ों का हल निकल आता है। देखिए, मैं बिला तरद्दुद ये बात करता हूँ कि जो रोल अक़वाम मुत्तहिदा को अपनाना चाहिए था वो अपनाया नहीं गया, और ना अपनाने की वजह से हम इस हाल तक पहुँचे हैं कि ये तनाज़ा आज 70 साल बाद भी हल नहीं हो रहा। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अगर एक फ़ैसला दे दिया है तो उस फैसले की अमल दरामद की ज़िम्मेदारी भी फिर उनकी बनती थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं की गई। और इसके बाद हज़ारों कश्मीरी नौजवानों को जो है वो शहीद होना पड़ा, हज़ारों को इंजर्ड होना पड़ा, और ये जद्दोजहद जो है वो ख़ानदान दर ख़ानदान चली आ रही है कि 70 साल गुजरने के बाद भी अगर आज हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन का और अक़वाम मुत्तहिदा की जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है उसका। जो आलमी ताकतें हैं वो वक्तन फ़वक्तन जहाँ पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी जारी रखता है वहाँ पर उनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और वो कश्मीरियों का हक़ राय खुददारी मान रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब मान रहे हैं तो यहाँ डिप्लोमेटिक चैनल जो हैं वो तेज़ करने की ज़रूरत है और इंडिया को इस बात पर मजबूर किया जाए कि आप नेगोशिएशन के टेबल पर बैठें। आलमी सतह पर आलमी इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे बनाए गए, जिनके अंदर के बुनियादी हकूक़ जो है उसमें लिखा गया है, वाज़िया अल्फाज के अंदर लिखा गया है कि आलमी इदारे पाबंद होंगे हर इंसान को तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी और बुनियादी हकूक़ देने के। मगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मज़हब के नाम पर छेड़ी जाने वाली जंग, जिसके असल मकासद कुछ और होते हैं, कोई भी कुदरती ख़जाने या कोई भी चीज़ हासिल करने का होता है या रकबे पे कब्ज़ा करने का होता है। जिंदा मिसाल
साल इस वक्त हम जिंदा इंसानों के लिए फ़लस्तीन का जो सानिया हमारे सामने आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर हर कानून की वायलेशन कर दी गई है, हर कानून को सुबताज कर दिया गया और आलमी इदारों की बेरहमाना पूरी दुनिया इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। और हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म, ज़्यादती और जो इंसानी हकूक की बदतरीन मिसाल बना दिया गया है, उसके ऊपर हमें कहीं कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे खाने की कमी हो चुकी है, वहाँ पे उनके घरों को बिल्डोज कर दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए सबसे ज़्यादा आलमी सतह पर जो आलमी इदारे हैं कानून के हकूक़, इंसानी हकूक़ के, उसमें औरत और बच्चे को फोकस किया गया है कि उनके हकूक़ की पामाली नहीं होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिले, उनको उनकी केयर की जाए, क्योंकि दोनों को केयर की ज़रूरत होती है, वो बहुत नाजुक और हसास हैं। मगर हम ये देख रहे हैं कि इन जंगों के नतीजे के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेसाल औरत और बच्चे का किया जाता है। फ़लस्तीन का जो सानिया हमारे सामने आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर हर कानून की वायलेशन कर दी गई है, हर कानून को सुबताज कर दिया गया और आलमी इदारों की बेरहमाना और दोहरा मेयार ने इंसानों की पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। To respect the humanitarian laws of the Geneva Convention. जिनीवा कन्वेंशन में तमाम दुनिया 192 ममालिक मेंबर हैं रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट के, एंड आई थिंक द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज 194 और 195। इसका क्या मतलब हुआ कि तकरीबन पूरी दुनिया रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट की बाकायदा ऑफिशियली मेंबर है, जहां रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट फाल है मुल्क में मौजूद। जिनीवा कन्वेंशन में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी हो, किसी रंग, नस्ल, मजहब, कलर का हो, अगर रेड क्रॉस के झंडे के तले आ गया तो ना उस पर फायर होगा, ना उसकी हुत्तक होगी, ना उसके साथ एक बुरा सलूक किया जाएगा, ना उसको तकलीफ पहुंचाई जाएगी। वो सिर्फ अब अमान में आ गया है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का जो सिंबल है और रेड क्रिसेंट का जो सिंबल है वो दुनिया में अमान का सिंबल है कि वो उसके अमान के अमन आए। अब इजाजत नहीं है किसी फौजी को गोली चलाने की या किसी को पकड़ने की या किसी को कोई करने की। इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज अ परमानेंट मेंबर एज एन ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड नेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन लॉ या ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स। अब वो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते, बिल्कुल बोलते हैं, जहाँ उनको बोलने का मौका दिया जाता है, जहाँ वो बोल सकते हैं वो बोलते हैं। हमारा मसला एक ही है, टू रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ, द डिजास्टर लॉ, एंड टू रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ विच इज द जिनीवा कन्वेंशन। अगर ये यूनाइटेड नेशन या कोई भी बड़ा इदारा इस चीज़ को मेक श्योर कर ले, इस चीज़ को लाजिम कर दे हर मुल्क में कि आपने इंसानी हुकूक के मामले में जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी आपने नहीं करनी, चाहे कुछ हो जाए, बात सीधी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, नए कानून बनाने की ज़रूरत है, नई गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, नए मुआहिदा करने की जरूरत। मुआहिदे मौजूद हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद और दे आर सिग्नेटरीज, तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बस अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो बात ही खत्म हो गई। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसमें हमारा एक सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी। ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी में नटशेल में आपको एक जुमले में बता दूं कि अच्छे कामों की एडवोकेसी करना, अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करना, कि एक आप ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी करें। ऐसी डिप्लोमेसी का मतलब है बातचीत करना, मोटिवेट करना, एडवोकेट करना, बताना कि ये नहीं है, ये गलत है, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है, मेहरबानी करके ऐसे कानून ना बनाएं, मेहरबानी करके इन कानून में अमेंडमेंट करें वगैरह वगैरह, और किस तरीके से रिलैक्सेशन दें उन लोगों को जो बेचारे एक आम सिटीजन है, वो किसी लड़ाई के बीच में आ गया है, वो किसी गोली के बीच में जख्मी हो गया है, उसको तंग ना किया जाए और उसके इंसानी हुकूक के तकाजे पूरे किए जाए। ये दुनिया गुज़िश्ता 100 साल में मुतअद्दिद छोटी बड़ी खौफनाक और तबाहकुन खूनी जंगें लड़ चुकी है। इन जंगों ने जानी और माली नुकसानात के लिहाज से दुनिया को शदीद मुतासिर किया है।
जिस वक्त दुनिया के ममालिक अपनी आंखें बंद किए जंगो जदल, दुनिया की ईंट से ईंट बजाने की मुसलसल जहद और तैयारियों में मगन हैं, इसी दौरान इस हसीन और दिलकश दुनिया को बेशुमार इंतहाई संगीन नौयत के हौलनाक और तबाहकुन चैलेंजेस भी लाहक हैं। जो जंगें होंगी उसकी तबाहकारियाँ कब तक चलेंगी, और उसमें डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह पर है, लोगों का नुकसान अपनी जगह पर है, जानी और माली नुकसान अपनी जगह पर है, लेकिन जो उसके माशरती असरात आते हैं, जो इकनॉमी की तबाही आती है, उसका कोई, मैं समझता हूँ, हिसाब किताब नहीं होता। आपकी पूरी की पूरी मईशत जो है वो बैठ जाती है, आपके जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, आपकी ट्रेडिंग ख़त्म हो जाती है, लोगों का आपके ऊपर से एतमाद हट जाता है और आप एक ऐसी मुश्किल में आ जाते हैं कि वो मुल्क फिर कभी सर नहीं उठा सकते। मजबूत मैशत मजबूत दिफा, यानी कि आपका दिफा मैशत से लिंक है। अगर आपके पास मैशत नहीं है तो आप दिफा फौज ही नहीं रख सकते। फौज कैसे रखेंगे? मैशत पहले है, फौज बाद में। फौज आपकी दिफा करती है उस मैशत का, आपके लोगों का। तो मैशत को बड़ी इंपॉर्टेंट हासिल है। स्ट्रक्चर तो आपका तबाह होगा तो मैशत ऑटोमेटिकली तबाह होगी। यूक्रेन की मिसाल आपके सामने है ना, पूरी दुनिया को गजाइयत करना हमारी चीज़ एक्सपोर्ट करता था, अब वो भीख मांग रहा है खुद, उसकी स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। वो एक जो है न्यूक्लियर पावर होता था एक वक्त में, और आज वो रशिया और उसकी जंग हुई है तो उन किस हाल में पहुंचे। पूरा यूरोप, पूरी दुनिया उससे मुतासर हुई है। गजाई जो कीमतें बढ़ी थी एक वक्त में, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। उसकी वजह यूक्रेन और रशिया से जो माल आ रहा था वो नहीं आ रहा था, ना यूरोप को गैस नहीं मिल रही, तेल नहीं मिल रही। तो ये जंग से तो नुकसान ही है। तो हमें जो है अमन की तरफ आना है। जितनी भी आप जंगों की हिस्ट्री, चाहे फर्स्ट वार्ड ले लें, सेकंड ले लें, आखिर में अमन में ही हुए। आप डायलॉग होंगे, आपके मुज़ाकरात होंगे और अमन कायम हुए। अमन ही सलामती और अमन ही मैशत है। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अंडर डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा होता है। उसमें गुर्बत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक मईशत हर कंट्री की बैकबोन है, दुनिया की हर कंट्री की। अगर तकलीफ होती है उनको कम होती है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप कंट्री हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। उसमें गुर्बत ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगें नहीं होनी चाहिए। लोगों में कोशिश करो कि दुनिया से गुर्बत कम होनी चाहिए। जितनी कम हो सकेगी इतना मुल्क आगे बढ़ेंगे। आपसे पैसे मांगने नहीं आएगा कोई, ना आप उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इकोनॉमी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उस मुल्क की भी पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग अपग्रेड हो जाएंगे। मैं समझता हूँ उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है कि आप जंग is not the solution. The only solution is the table. दुनिया के अंदर जितने भी इशू होते हैं टेबल पे होते हैं। दुनिया को बहुत सारे तगय्युरात का सामना है। सिर्फ एक कुदरती आफत ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंबाइन हो रही हैं एक दूसरे के साथ। कुदरती आफत जो प्रेडिक्शन है साइंसदानों की वो ये है कि इस सदी में ये बहुत न सिर्फ ये कि ज़्यादा होंगे बल्कि बहुत मौलिक और जानलेवा होंगे। इनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये साल जो है वो अर्बन डिज़ास्टर्स का साल होगा। दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे आइस कैप्स हैं
हैं या जो पोलर आइस है या जो ग्लेशियर हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ मेल्ट होते चले जा रहे हैं। इस मेल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है कि दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है, समंदरों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। और आपको यकीनन मालूम होगा कि दुनिया की बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो आइंदा आने वाले वक्तों में जिनका कोई वजूद ही नहीं होगा, क्योंकि समंदर की सतह इतनी बुलंद हो चुकी होगी, जिसमें फिलिपाइन के कुछ जजीरे हैं, इंडोनेशिया के कुछ जजीरे हैं और क्लासिकल एग्जाम्पल मालदीव्स की है। क्या आइंदा आने वाले वक्तों में इन मुल्कों का, इन इलाकों का वजूद ही नहीं होगा। तरक्की पजीर ममालिक है, वहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी का मसला जो है वो ज़्यादा है और इस वक्त जो है वो जितनी भी जहरीली गैसेस जो कि गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होती है, वो लोगों की सेहत के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। खासकर ये रेस्पिरेटरी डिजीज जो है, गले का मसला, सांस का मसला, और ये तमाम चीज़ें जो है वो लोगों की सेहत को डायरेक्टली मुतासर कर रही हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हर साल जो है वो दुनिया में 70 लाख अफराद जो है वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। गरीब ममालिक अपनी बका के लिए बजाय वो रकम सेहत पर और आवाम की फलाह पर खर्च करें, वो मजबूर हो जाते हैं असला खरीदने पर, जिसकी वजह से वो अपने तरक्की के रास्ते उनके रुक जाते हैं और वो जंग में उलझ जाते हैं और उस जंग में उलझने के बाद वो तबाहकारियों का शिकार हो जाते हैं। आलमी सतह पर निज़ाम सेहत का हल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब मरीज़ को दवा महंगी मिले और इस महंगी दवाओं की सेहत मुयसर न होने की वजह से 1 से 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो हर साल दुनिया मर जाते हैं। आलमी सतह पर अद्वियात को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अद्वियात बहुत महंगी हो चुकी हैं और कोई इंसान की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर है। और ऐसे इमराज जो काबिल इलाज हैं, ऐसे इमराज पर जो है वो तहकीकात नहीं हो रही और वो इमराज बिगड़ कर ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाते हैं, जबकि उन इमराज को इब्तदाई मरहले में कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी तरीके से हम अस्पतालों को देखते हैं कि अस्पतालों का निज़ाम और सिस्टम जो है वो बड़ा ख़राब है और अस्पतालों में बाकायदा तौर पर वो सहूलतें नहीं मिल रही जो कि इंसानों को मिलनी चाहिए, जो मरीज़ों को मिलनी चाहिए। इसी तरह डॉक्टरों की तादाद भी बहुत कम है। तरक्की पजीर ममालिक इसके ज़्यादा शिकार हैं। मसलन तरक्की पजीर ममालिक में गरीब ममालिक जो हैं वो ज़्यादा इसमें इसका ज़्यादा शिकार हैं और वहाँ पर भी जो तिब्बी सहूलतें हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से शरह अमवात वहाँ मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। दुनिया भर में इस असले की दौड़ में शरीक ममालिक अगर इस रकम को और सेहत पर खर्च करें तो ये बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारे सेहत के मसाइल हल हो सकते हैं। तीसरी जंग अज़ीम के लिए हमें ये मेडिकल की बहुत बड़ी तैयारी करनी है, बिल्कुल करनी है, मगर हमारे पास तो ये हाथ होता है कि शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया और एक दिन फिर अचानक शेर आ जाएगा, उस दिन हम सारे जो है वो मुश्किल में आ जाएंगे। तो हमारी पॉलिसी ये है, हमारा तो जो है वो मुतमईन नज़र ये है कि ये सारी चीज़ें एडवांस में वेल प्लान होनी चाहिए और अगर वेल प्लान नहीं है तो फिर हम किसी भी सूरत में जो है वो अपने लोगों को, अपनी कौम को जो है वो एट हाई रिस्क नहीं छोड़ना चाहिए। जंगें तो रोकी जा सकती हैं गुफ्तगू से, लेकिन अगर वो हो जाती हैं किसी वजह से, किसी की गलती की वजह से या किसी के गलत डिसीजन की वजह से, तो उसके असरात को भी कम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वबाई अमराज की आपने बात की, कोविड एक बेहतरीन मिसाल है। पिछले 100, 200, 300, 500 सालों में पूरी दुनिया बंद हो गई, ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ, उस पर काबू पाया गया, दोबारा चीज़ें खुल गई। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे हेल्थ के लोग, मेडिसिन के लोग इस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी SOPs में ये चीज़ें लिखना शुरू कर दी हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे वगैरह क्या करेंगे। तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट की निशानी है कि दे आर मेकिंग देमसेल्व्स वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल साउंड एंड केपेबल एंड रिसोर्सफुल, कि किस तरीके से वो अपने आप को इस काबिल कर सके कि वो कोई भी अगर असर वबाई अमराज का हो या किसी और मसाइल का हो या ताबकारी असरात का हो तो किस तरह से कम किया जाए। रिसोर्सेज मौजूद हैं, इलाज मौजूद हैं, सिर्फ उसे हर सतह पर फैलाने की ज़रूरत है, हर एजुकेशन में और हर कम्युनिटी लेवल में उसे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। एक अनपढ़ फर्द
बाद माशरे को तबाही की तरफ धकेल देता है। तालीम एक वाहिद वेपन है जिसकी बदौलत हम पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। तालीम एक ऐसा वेपन है जिसमें हम जहनों को रोशन करते हैं। अगर हमारे जहन रोशन होंगे तो हमारे ख्यालात, हमारे आइडियाज हमारे डेवलप होंगे और हम जंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम अमन की तरफ जाएंगे। दुनिया में जो आजकल ये रेस लगी हुई है वो अस्करी कुव्वत तैयार बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने पे लगी हुई है। अगर उनकी तवज्जो एजुकेशन पे चले जाए तो ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे वो एजुकेशन हासिल करेंगे और इस एजुकेशन से ये फायदा होगा कि दुनिया में अमन और इकोनॉमी अदरवाइज दूसरे जो भी मसाले हैं वो हल हो जाएंगे। जंगें इसलिए लगती हैं कि हमारी जो कौमें हैं उनमें शऊर की कमी है और शऊर जो है वो एजुकेशन से आता है। एक्चुअली एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू ब्राइटनेस। सो एजुकेशन इज दैट वीपन दैट कैन नॉट बी स्टोलन। जब हम लोगों को शऊर देंगे तो जंग लगने का जवाब ही पैदा नहीं होगा। जहाँ भी जंग लगती है उधर का सिस्टम जो है सारा डिस्टर्ब हो जाता है, स्कूल तबाह हो जाते हैं, कॉलेजें बच्चों के सालों के साल ज़ाया होते हैं। दफाई बजट होती है मुल्कों की वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में खर्च हो रही है। हमारी तजवीज़ ये भी है कि उसमें कुछ कर्टेल करके वो पैसे एजुकेशन में लगाए जाएँ। एजुकेशन में लगाए जाएंगे तो दुनिया में तब्दीली आएगी, खुशहाली आएगी। एजुकेशन जो है फ्री करना चाहिए, फ्राम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री होना चाहिए। दुनिया के हर मजहब का अव्वलीन सबक मोहब्बत है, भाईचारा है, सुलह है, अमनो आशती है। मगर इंसान ने अपने हाथों में हथियार थाम लिए हैं। हर मजहब का असल चेहरा नफरत नहीं मोहब्बत है। मालिक कायनात ने हुकूकुल इबाद अदा करने का दर्स दिया, मगर इंसान ने बारूद इजाद कर लिया। काबा, चर्च, गुरुद्वारा और मंदिर सब के सब अमन की तालीम देते हैं, लेकिन इंसान ने दुनिया को बजाय जन्नत बनाने के मैदान जंग बना डाला। अमन सुलह की राह हर मजहब का गुमशुदा सबक है जिसे आज सबको याद करने की जरूरत है। इस्लाम एक अमन का मजहब है, जैसे इस्लाम के मानी सलामती के हैं और इस्लाम की जो तालीमात हैं वो माशरे में अमन को कायम करने के लिए, दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करने ही के लिए आई हैं। दूसरे दीगर मज़ाहिब को भी हम देखते हैं तो उनकी तालीमात बुनियादी तौर पर जो है वो बाहिमी मोहब्बत ही पर मबनी है, लेकिन इस्लाम जो कि एक आलमगीर मजहब है, इस्लाम जो है वो एक फाइनल टेस्टामेंट के तौर पर आया है, तो इस्लाम ने इस चीज़ पर बहुत फोकस किया है कि माशरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमन किस तरह से कायम हो सकता है। आज दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गई है कि तमाम तनाज़ात का हल डायलॉग ही से मुमकिन है। जंग से तो कोई आप देखते हैं कि कोई तनाज़े हल हो ही नहीं कभी भी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस वक्त में दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी रहते थे, यहूदी वहाँ रहते थे, ईसाई रहते थे, तो कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि जो तुम्हारे और हमारे दरमियान कॉमन टर्म्स हैं उस पर आ जाओ, उस पर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं और ज़ाहिरी बात है जो मुश्तरकात होते हैं उसी पर रहते हुए जो है अमन कायम किया जा सकता है। आप देखें कि जिस वक्त में आलम इस्लाम के भी कोई मसाइल थे तो पोप फ्रांसिस्को ने जो है उन्होंने जो है उसका बयान दिया था, मुतालिक बयान दिया था। इसी तरह से जब कोई किसी जगह अभी गजा के अंदर जब मामला हो रहे हैं तो न सिर्फ मुसलमान पेशवा बल्कि गैर मुस्लिम मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें बयान किया, बल्कि ना सिर्फ बयान किया बल्कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने अपनी अपनी आवाज़ें उठाई। बल्कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं आप देखें कि उन्होंने कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। जितने प्रोटेस्ट इस्लामी ममालिक में उससे कहीं बड़े प्रोटेस्ट जो है वो गैर मुस्लिम ममालिक में और गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने किए। मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर्स हैं डिफरेंट रिलीजन के, उन सब का जो है मोटिव ऑब्जेक्टिव यही है कि दुनिया के अंदर अमन कायम हो, और अगर वो एक पेज पे आ जाए तो कोई शक नहीं कि दुनिया के अंदर अमन कायम हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि लोग मजहब को मानते हैं, मजहबी पेशवाओं की इज्जत करते हैं, उनके कौल का एहतराम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जब जंग होती है ना उसके बहुत से नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है इंसानी जान का
ज़िया होता है। तो कुरान करीम में तो अल्लाह ताला का इरशाद है, कोई एक इंसानी जान किसी ने अगर नाहक ली तो उसने जो है पूरी इंसानियत कत्ल कर दिया। तो जब इस वक्त जंग होती है, ज़ाहिर बात है बम तो नहीं देखता है किसी बड़े बूढ़े पे गिर रहा है या किसी बच्चे पे गिर रहा है, किसी मासूम पे गिर रहा है या किसी जो है माजूर पे गिर रहा है। इस्लाम के अंदर तो उसके बड़े ज़बरदस्त किस्म की तालीमात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, और फ़तेह मक्का इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के वहाँ मक्का पहुँचे तो मक्का फ़तह हुआ तो लोगों ने कहा कि आज तो जो है सब खत को सारे जो इंतकाम लिए जाएंगे और सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आज तो रहमत का दिन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसाल कायम की कि दुनिया के अंदर आज जंगी कवानीन जो भी कुछ मिलते हैं तो ये सब के सब मुस्तार लिए हुए हैं, ये सब के सब जो है ये फ़तेह मक्का की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुतबा है ये उसी से लिए हुए हैं। मसीहत में जो हमारे हज़रत अल्लाह ने फरमाया, हम प्यार, मोहब्बत और अमन और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम करना चाहते हैं। हम जितनी जंगें हो चुकी हैं उसको भी कंडेम करते हैं। हमारा मज़हब जहाँ भी आप देख लें अमन और सलामती और पीस की बात करता है, और मसीह यीशु की भी हमारे की यही तालीम है। दुनिया में मोहब्बत का करीना अफजल है सब करीनों से। जंग किसी मसले का हल नहीं है। जो जंगें हम प्यार से जीत रहे, जितना हम असले पे बरूद पे इंसान को मारने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं वो इंसानियत की भलाई के लिए भी तो कर सकते हैं। भूख और अफलास से जो मर रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करें। इंसानी हकूक यूनाइटेड नेशन को और सुपर पावर और इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं उनको ये सोच विचार करनी चाहिए कि अब वक्त है कि हमने क्या डिलीवर करना है, पिछड़ों को उठाना है। सिख मज़ाहिब का ये बुनियादी पीस का पैगाम है। उसने अगर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की तालीमात पे हम आ जाएं तो पीस के हवाले से उन्होंने डिक्लेयर किया है, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुस्सैया, कोई अल्लाह है। एक बहुत बड़ी एक इंसानियत के लिए गुरु नानक साहब ने ये पैगाम देके ये समझाया है कि कोई बंदा आपस में लड़ो नहीं, आपस में कोई भी तकलीफ या मजहबी जंग खानी में ना जाओ। ये बुनियादी गुरु नानक साहब ने एक प्यार, अमन, मोहब्बत, भाईचारे का ही पैगाम दिया है। जंग किसी भी मज़हब में लड़ने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है, या कोई भी पैगंबर, वली, औलिया, अवतार लड़ने के लिए नहीं बोलता। तो जैसे दूसरे मज़ाहिब में इस चीज़ की सख्ती से मनाही है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु नानक साहब का भी एक ही पैगाम है कि आपस में रहो, मिलजुल के रहो, आपस में प्यार, एकता, इत्तेफाक से रहो। तो उसमें ही गुरु नानक साहब जी की हमें एक शिक्षा दी गई है कि आपस में कैसे रल के मिल के रहना है। हम अपनी जब भी इबादत करते हैं तो हमारी इबादत का एक अहम जो मंत्र है वो है ओम शांति, अंतर्गशम शांति भी, रापे शांति, रुष्टेव शांति, शरोगम शांति, शांति रेव, शांति समा, शांति हृदय। और जब हम ये तीनों पढ़ते हैं उसके बाद हम 3 मरतबा कहते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसका मकसद है कि हम अमन पूरी यूनिवर्स में चाहते हैं। दूसरी मरतबा हम थोड़ा सा कम आवाज़ में कहते हैं, तब हम कहते हैं हमारी जो सराउंडिंग में है उसमें भी अमन हो। और जब हम बहुत आहिस्ता से कहते हैं तो हम अपने अंदर वो अमन चाहते हैं। तो ये हमारे मज़हब की ख़ास बात है कि हम अमन दुनिया से लेकर अपने अंदर तक चाहते हैं। लकीरें खींचकर तुमने ज़मीन तो बांट रखी है, क्या अब अमन के लिए खून को भी बांटना होगा। तुम्हारे और हमारे बीच जो ये फासले हाइल है इन्हें अब शमशीर से नहीं ज़बानों से काटना होगा। दीवारों दर पे फैला अब अगर किसी जंग का खून तो आने वाली नस्लों को उसे ज़बानों से चाटना होगा। आइए मिलकर अपनी नस्लों को बचाएं, आने वाली नस्लों को एक खुशहाल, पुरअमन, सेहतमंद ज़िंदगी दें ताकि वो दुनिया में अमन को फैला सके और दुनिया में कारामद शख्स बन सके। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर चीज मुमकिन है। हमारे पास वसाइल हैं, इल्म है, टेक्नोलॉजी है, अक्ल व फहम है। हमें सिर्फ अपने मकासद को तब्दील करने की जरूरत है। हमें जंगी तैयारियों, असलहा साजी और ज़मीनों अहले ज़मीन की तबाही के बजाय दुनिया की तामीर और इंसानियत की फलाह व बका पर तवज्जो देनी होगी। हमें अपनी तवानाइयाँ और टेक्नोलॉजी अमन, सलामती और इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना होगा। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां अमन सलामती हो। हम सब मिलकर इस ख्वाब को हकीकत में ढाल सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। दुनिया के तमाम अहलो दानिश, अहले फिक्र और अक्लो खिरद रखने वाले अफराद मिल बैठकर इस दुनिया को हौलनाक तबाही से बचाने के लिए, अमन सलामती की तरफ लाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करें, ताकि ये जमीन, कुर्राए अर्ज, हम सबका ये प्यारा घर खुशनुमा, खुशहाल और अमन सलामती का गहवारा बन सके। खुद के लिए, तमाम अहले जमीन के लिए और आने वाली नस्लों के लिए।